हेलो दोस्तों, मैं मन्नू सर। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के 2023 के द्वितीय पाली के क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और घर पे कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हुए इसको मस्त तरीके से जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न उन सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अपना पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। जैव आवर्धन आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला कौन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न क्या है, अच्छे से देखिएगा। आपका प्रश्न है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करने वाला रसायन है वह कौन होता है। तो यह जो आपके होते हैं डीडीटी होते हैं। हाँ जी, कौन होते हैं। तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन जो है वो डीडीटी कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। पत्तियों में जो रंध्र होती है ना, छोटे छोटे रंध्र होती है जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है यह पूछा गया। तो देखिए रंध्र या स्टोमाटा जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। पत्तियां से जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान। और साथ ही साथ क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, अर्थात जो पानी जो होती है पेड़ पौधों में अत्यधिक हो जाती है ना, उसका वो क्या करती है तो वातावरण में क्या करती है तो वाष्पोत्सर्जित कर देती है, अर्थात उड़ा देती है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं, ठीक है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है तो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। आप सभी को बतानी है वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत जो है वो है 0.03%। हाँ जी, कितनी है तो ये जो प्रतिशत है आपकी 0.03% होती है। ध्यान दीजिएगा 0.03% होती है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना होता है 0.03%। अगर यही हम लोग कार्बन की बात करें वायुमंडल में कितनी है कार्बन की, तो ये आपका है 0.02%। हाँ जी 0.02% ये कार्बन होते हैं, ठीक है। और CO2 के रूप में कितना होता है तो 0.03%। चलिए अगले प्रश्न का आपका है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ का अर्थ होता है जो हमें अपशिष्ट के रूप में बच जाते हैं और जिसका क्या करते हैं पेड़ पौधे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका टैनिन हो जाएगा। अच्छा गोंद भी है, रेजिन, तीनों अर्थात इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो पौधों के जो उत्सर्जी पदार्थ हो जाएंगे, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन भी हो जाएंगे, गोंद भी हो जाएंगे, रेजिन अर्थात इनमें से सभी। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा ना रक्त का शुद्धिकरण जो होता है उसे हम लोग हीमोडायलिसिस कहते हैं। देखिए जब वृक्क अर्थात किडनी जो होता है ना मनुष्य का वो खराब हो जाता है ना, तो रक्त का शुद्धिकरण रुक जाता है, क्योंकि खून को साफ करने का काम कौन करता है तो खून को साफ करने का काम किडनी करता है, ठीक है, वृक्क करता है। और वह वृक्क जब खराब हो जाता है ना तो मनुष्यों में क्या किया जाता है एक कृत्रिम वृक्क लगा दिया जाता है, अर्थात आदमी द्वारा बनाए गए उसमें वृक्क लगा दिए जाते हैं, किडनी लगा दिए जाते हैं। और उसी का मेन काम क्या होता है तो हीमोडायलिसिस अर्थात रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो फल की वृद्धि गुरुत्वानुकर्तन, देखिए गुरुत्वानुकर्तन है गुरुत्वाकर्षण बल की और गति। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे लगता है, तो देखिए इसमें से नीचे कौन जाने वाला है। फल की वृद्धि नहीं, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जड़ की वृद्धि, हाँ जी ये जड़ की वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में लगता है, नीचे की ओर जाता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में हुआ। और पत्तियों और जो टहनियां होती है उसकी वृद्धि तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वो ऊपर की ओर जाती है, ठीक है ना। तो डालियां उलियां जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चलती है, परंतु जड़ क्या होता है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अर्थात नीचे की ओर चलती है। तो चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। यदि जो अंडाशय है वो पूर्ण विकसित है तो वो क्या कहलाता है। तो अंडाशय जब पूरा विकसित होता है तो अंडाशय किस में बदल जाता है फल में बदल जाता है। अंडाशय किस में बदल जाता है तो वो फल में बदल जाता है, ठीक है। तो कहा गया पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है तो वो आपका फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है फल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंगिक जनित संचारित रोग कौन है। तो लैंगिक जनित संचारित रोग अर्थात कहने का ये हो गया कि लैंगिक जनत यानी कि एक से अधिक संबंध बनाने से कौन सा रोग होता है ना, स्त्री पुरुषों में एक व्यक्तियों से अत्यधिक व्यक्ति के साथ यदि संबंध बनाया जाए तो उससे कौन सा रोग होता है। तो उससे जो रोग होते हैं पीलिया नहीं जी, चेचक नहीं, एड्स होता है,
एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक प्रकार का लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। एड्स AIDS, ठीक ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। तो ये आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है। ये होता है जब कोई स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती है या फिर कोई पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ जी, आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसमें इसमें हम लोगों को बताना है। तो जितना अत्यधिक पीएच मान होगा उतना ही अत्यधिक क्षारीय होता है, जितना ज्यादा पीएच मान उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या, देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा 11 है, तो सबसे अत्यधिक क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चूना जल का रासायनिक नाम क्या? तो चूना जल का रासायनिक नाम सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी फॉर्मूला देख लें, तो CaOH होल 2 होता है। हाँ जी, क्या होता है? CaOH होल 2, यही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर, तो ये हो गया आपका चूना जल, चूना जल का रासायनिक नाम हो गया, ठीक ना। चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके फॉर्मूले हैं CaOH होल 2। इसे हम लोग बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? तो इसे बूझा हुआ चूना भी कहते हैं, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका है, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन है? तो सोडा एस का सूत्र यदि हम लोग बात करें तो सोडा एस का सूत्र हो जाएगा सोडा एस ना, सोडा एस। तो सोडा एस का जो सूत्र होता है उसे हम लोग कहेंगे Na2CO3, Na2CO3। हाँ जी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 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 कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहीं दिया हुआ है, वो भी देख लें, यदि होगा तो वो भी हो सकता है। NaCl2 हो गया, Na2CO3 हो गया, NaCl हो गया, NaHCO3, NaH, अच्छा सोडियम नहीं नहीं, ठीक है ऑप्शन भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? सभी लोग ध्यान दिए, ग्लोबल लवण का सूत्र कौन हो गया? तो ग्लोबल लवण का सूत्र आपके होते हैं Na2SO4.2H2, हाँ जी, Na2SO4.2H2, और ये आपके क्या होते हैं? तो ग्लोबल लवण होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं? तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ग्लोबल लवण के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? सबसे पहले तो आप समझिए सूचक क्या होता है। तो देखिए सूचक क्या करता है ना, तो सूचक हमें अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। हाँ जी, क्या करता है? तो अम्ल और क्षार के बारे में, यानी अम्ल और भस्म के बारे में हमें सूचक बताता है। तो इसमें पूछा गया संश्लेषित सूचक कौन है? आपका प्रश्न है संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित का अर्थ होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, बातें समझिएगा ध्यान से, मानव निर्मित। तो देखिए इसमें से मानव निर्मित ऊपर में कौन है? हल्दी नहीं, ये प्राकृतिक होता है। लाल पत्ता गोभी, ये भी प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित नहीं है। मेथिल ऑरेंज, हाँ जी, ये मानव निर्मित है। और देखिए लिटमस पत्र नहीं, ये भी आपका प्राकृतिक होता है। तो ये आपका बच गया मानव निर्मित। कौन सा बच गया? तो मैथिल ऑरेंज बच गया। हाँ जी, कौन बच गया? तो मैथिल ऑरेंज आपके बच गए। ये आपके संश्लेषित सूचक होते हैं, अर्थात ये मानव निर्मित सूचक होते हैं। और ये हमें अम्ल और क्षार को बताते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय। वैसे बताते तो सब है, परंतु ये आपका मानव निर्मित सूचक है, अर्थात ये संश्लेषित सूचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो आप सभी जानते हैं ज्वाला, मोमबत्ती जलाएंगे तो इसमें लौ निकलती है पीली पीली टाइप के। यदि मैथेन जलाएंगे तो इसमें भी लौ निकलेंगे। कैरोसिन जलाएंगे लौ, कोयला जलाएंगे ना, तो ये बिना ज्वाला का जलता और ये सिर्फ और सिर्फ उष्मा देता है। इसमें कोई वो ज्वाला नहीं होता, पूरा पीला पीला टाइप उठता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप सभी को ध्यान देना, उपचयन, तो उपचयन में क्या होता है ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाँ जी, उपचयन जो होता है उसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन टूटते भी हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ते हैं। उपचयन का अर्थ क्या होता है? तो बातें समझिएगा, उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। हाँ जी, उपचयन का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण में क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छा वियोग। इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ये जुड़ते हैं। ऑक्सीजन क्या होते हैं? तो ये जुड़ते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है इनमें सभी, तो इसके सही जवाब हो जाएंगे इनमें सभी। हाँ जी, सही जवाब क्या हो जाएंगे? इनमें सभी, क्योंकि उपचयन में वो सारे काम हो रहे हैं। कौन? तो हाइड्रोजन भी टूटते हैं आपके,
इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन भी जुड़ता है। तो ये तीनों काम होते हैं किसमें, तो उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, ध्यान दीजिएगा। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड, तो समझिए सबसे पहले एक होता है एनोड, एनोड का अर्थ प्लस होता है, और एक होता है कैथोड, कैथोड का अर्थ नेगेटिव होता है यानी माइनस होता है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पे जो गैस मुक्त होती है वो आपका है हाइड्रोजन। हाँ जी, क्या होती है, तो हाइड्रोजन H2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न क्या है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी I बराबर 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है, तो सभी लोग जानते हैं ये क्या होता है, तो R का मान ज्यादा होगा किसके मान से, तो I के मान से। R का मान क्या होगा ज्यादा, देखिए सघन माध्यम से यहाँ पे होगा, सघन माध्यम से, इसको से कर लीजिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो आप सभी को पता है जब आपकी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब से क्या होती है, तो दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या भागती है, दूर। इसको जाना चाहिए था यहाँ से, बातें समझिएगा, इसको यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब से, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटती है, तो ये वाला कोण आपका I कहलाता है और ये पूरा यहाँ से यहाँ R कहलाता है। तो आपको लग रहा होगा कि जो I है ना, ई आर से छोटा है, देख लीजिए आर बड़ा है और आई छोटा है, देख लीजिए आप थोड़ा ध्यान से, तो वही यहाँ पे लिखा गया, आर जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, तो आई से बड़ा है, वो देख लीजिए आप, है ना। सघन से, जब ये आपका सघन है और ये आपका विरल है, जब भी हम लोग सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागती है, तो आर का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां आपके जो मापी जाती है वो मापी जाती है ध्रुव से। हाँ जी, सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है, ध्रुव अर्थात P से। आपका दर्पण हो इस प्रकार का और यहाँ पे ध्रुव हो, तो बाकी जितनी भी दूरियां होती है, फोकस होती है, फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। और ध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग सूचित करते हैं P से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पे धातु नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग प्रयोग करें तो हम इसका उपयोग ये यहाँ पे लिख सकते हैं उपधातु, क्योंकि सोलर सेल में ना उपधातु का प्रयोग होता है और जिसका नाम होता है सिलिकॉन। हाँ जी, क्या होता है, सिलिकॉन, और इसके संकेत क्या होते हैं, SI होते हैं। ये धातु नहीं, ये उपधातु है। क्या है, उपधातु। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन आदि, ये सभी आपके क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। जब लघुपथन होता है ना, तो परिपथ का प्रतिरोध जो होता है ना, बहुत कम हो जाता है। क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। हाँ जी, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत अत्यधिक कम जाता है एकदम। लघुपथन के समय प्रतिरोध का, लघुपथन का अर्थ होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है ना कहीं पे, जब शॉर्ट वगैरह लगते हैं तो उसे लघुपथन कहते हैं। तो लघुपथन के समय क्या होता है, तो लघुपथन के समय ना आपका जो प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत कम जाता है और विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है 21 नंबर, कहा गया 100 वाट और 220 वोल्ट, 100 वाट और 220 वोल्ट के क्या हो गए आपके, एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कोई भी यहाँ पे ए लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ 121 और ऊपर में क्या लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, द्रव्य का अर्थ पदार्थ, द्रव्य का अर्थ क्या होता है, तो पदार्थ। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस पदार्थ का बना होता है, आप सभी जानते हैं वो किसका बना होता है, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है ना। टंगस्टन क्यों, क्योंकि इसकी गलनांक काफी उच्च होती है, कितनी डिग्री सेल्सियस, लगभग आपके 3500 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, कितनी डिग्री, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस होती है किसकी, तो टंगस्टन की गलनांक, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, तो आप सभी जानते हैं प्रकाश का जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है वो कितना होता है, तो वो आपका 380 एनएम न्यूटन मीटर होता है, या नैनोमीटर आप समझ लीजिए, 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, देखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध जानते हैं आप सभी, रोकने की क्षमता, प्रतिरोध क्या होती है, रोकने की क्षमता। तो कहा गया वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में जो होता है ना वो गर्म होने लगता है, अर्थात ऊष्मीय प्रभाव। जब भी तार जो होता है उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है ना तो वो गर्म होने लगता है, और इसी पे तो विद्युत हीटर का काम होता है ना। कितनी एकदम पतली नाइक्रोम की तार होती है तो उसमें प्रतिरोध का मान काफी अत्यधिक होता है, और प्रतिरोध काफी अत्यधिक होने के कारण वो तार क्या होने लगती है, तो गर्म होने लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या, तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक जो होते हैं वो आरबीसी होते हैं। हाँ जी, कौन होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है ना, लाल रक्त कण होते हैं। आरबीसी जो होते हैं वही ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, तो कृमि रूप परिशेषिका जो होते हैं वो हिस्सा होते हैं आपके आहार नाल के। हाँ जी, किसकी हिस्सा होती है, तो कृमि रूप परिशेषिका जो हिस्सा होती है वो आपके आहार नाल की हिस्सा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, देखिएगा, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या होता है, तो प्रकाश की ओर यदि हम लोग बढ़ेंगे तो वो आपका प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। यदि जल की ओर बढ़ेंगे तो जला अनुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की ओर चलेंगे तो गुरुत्वानुवर्तन ना, तो ये सभी चीजें होती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 की ओर देखते हैं। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक, हाँ जी, आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए, यथा आयोडीन युक्त नमक का होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा हो। तो आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो इसके सही जवाब घेंघा हो जाएंगे, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक, यानी कि यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन नहीं खाइएगा तो आपको घेंघा, गलगंड या ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य के कपाल तंत्रिका, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या आप सभी को बतानी है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। कई बार बताए हैं, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है जोड़ी में 12 और संख्या में आपके 24 होते हैं। कितनी होती है संख्या में, तो ये आपके संख्या में 24 और जोड़ी में कितनी होती है, तो 12 होती है, हम सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने में का केंद्र है, गंध पहचानने का केंद्र अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या किया जाता है, तो गंध पहचाना जाता है, सेंट वगैरह जो होती है ना वो सभी चीजें पहचानी जाती है अग्र मस्तिष्क। अच्छा, मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है, पहला जानते ही आप, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है और अग्र मस्तिष्क में ही गंध पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए हाँ जी, प्रश्न संख्या 30 तक समाप्त हो गया, हम लोग प्रश्न संख्या 31 की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना इसे मैनार्थ कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, तो मैनार्थ कहते हैं। और ये और ये मासिक चक्र जो चलता है तो ये कितने दिनों तक चलता है, ये आपके 28 दिनों तक चलता है। हाँ जी, कितने दिनों तक चलता है, तो ये आपके कुल 28 दिनों तक चलता है मासिक चक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, तो प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। अच्छा, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो इसके सही जवाब, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग मैनार्थ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो एक विधि होती है वो आपके क्या हो गए हैं, तो कलम हो गया, कलम लगाना जी, अच्छा है। अच्छा और देख दाब कलम, ये भी ठीक है, कलम ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें सभी। देखिए का निम्नलिखित में कौन कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ है आदमी जो करते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन काट के उसको कहीं पे लगा देना, ठीक है, और वो एक नया पौधा बन जाता है। तो ये कलम लगाना, काट के लगाना, कलम लगाना, दाब लगाना ये भी होता है, कलम बंधन सभी होते हैं। कलम बंधन वहां पे छील के बांध देते हैं, फिर जड़ें निकलती है, फिर काट के हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इनमें से सभी इसके क्या हो जाएंगे, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है 33 नंबर, निम्नांकित में कौन से अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन से अधातु जो विद्युत के सुचालक है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, ये ग्रेफाइट होता है। हाँ जी, कौन होता है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, हाँ जी, ये अधातु है, कार्बन के अपरूप है ना, अधातु,
कार्बन के ये अपरूप है और ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके विद्युत के सुचालक होते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं, तो विद्युत के सुचालक होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, कार्बन के कितने अपरूप, तो 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, और कौन होते हैं, एक फुलेरिन होते हैं, बकमिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी मतलब क्रियाशीलता श्रेणी में, ठीक है, क्रियाशीलता यानी अभिक्रिया करने की दर में। क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके सोडियम, एक होता है पोटेशियम। ठीक है, परंतु पोटेशियम यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, सोडियम। सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, जिस कारण इसे कहाँ डुबा के रखते हैं, तो हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और देखें हम लोग। शुद्ध सोना कितने कैरेट का, तो आप सभी जानते हैं शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, और आभूषण बनाने वाले यानी जेवरात बनाने वाले सोना कितने होते हैं, तो वो आपके 22 कैरेट के। तो शुद्ध सोना हमें पूछा गया, तो शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट के होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर, अभी बताए थे सोडियम जो धातु होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। ठीक है, यह आपके सोडियम में बहुत बार पूछा गया, परमाणु संख्या 11 भी होती है इसकी, और 281 होता है। बाहर में कितनी संयोजकता कितनी होती है, 1 इसकी संयोजकता, बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो संयोजकता कितनी हो गई आपके, तो 1 हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नांकित में कौन उत्पन्न होता है, आप सभी जानते हैं अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें H प्लस आयन, सॉरी H प्लस, चलिए कोई दिक्कत नहीं, H आयन लिखा हुआ है प्लस में रहेगा। ठीक है, तो H प्लस आयन, अम्ल H प्लस देता है और भस्म OH माइनस देता है। अम्ल क्या देता है, H प्लस, और भस्म OH माइनस देता है। ठीक है, तो यहाँ अम्ल के बारे में पूछा गया तो ये हो जाएगा, यदि भस्म के बारे में तो ये हो जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे सबल, सबल का अर्थ होता है मजबूत, सबल का अर्थ क्या होता है, तो मजबूत होता है। हाँ जी, सबल का अर्थ क्या होता है, तो मजबूत होता है। सबसे सबल अर्थात सबसे मजबूत कौन है, तो सबसे यदि मजबूत अम्ल की बात करें हम लोग, तो इसके सही जवाब आपके हो जाएंगे HF, HCl, HBr, नहीं HI हो जाएंगे। देखिए क्यों बोले हम HI सबसे सबल या मजबूत हो जाएंगे, जितना ज्यादा बड़ा आकार रहेगा उतना ज्यादा मजबूत वाला अम्ल होता है। तो देखिए सबसे बड़ा आकार किसका, फ्लोरीन परमाणु संख्या 9, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, हाइड्रोजन तो सभी में वो तो सेम एक होते हैं परमाणु संख्या, वो तो सबके सेम है। उसके बाद ब्रोमीन परमाणु संख्या 35, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। आयोडीन परमाणु संख्या 53, तो सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा अम्लीय होंगे आयोडीन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप सभी जानते हैं शुद्ध जल उदासीन होता है, और उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 7 से कम वाले, आप सभी को कई बार बताया, 7 से कम कुछ भी हो जाए वो अम्लीय होता है। 0 से ज्यादा, 7 से कम, जितने भी है ना सभी अम्लीय होते हैं, और 7 से अत्यधिक थोड़ा भी 7.1 भी हो गया तो वो क्षारीय कहलाता है। ठीक है ना, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 पे आपके उदासीन होते हैं। और पीएच स्केल में मान कहां से कहां होता है, तो 0 से 14 के बीच होता है ना, 0 से लेके 14 तक होता है ये आपके पीएच मान। बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला लाल क्यों करता है, तो ये आपके अम्ल जो होते हैं ना, यह नीला को क्या करता है, तो नीला को लाल कर देता है। और भस्म क्या करते हैं, तो भस्म लाल को क्या कर देते हैं, तो आपके नीला कर देते हैं। भस्म क्या करते हैं, तो लाल को नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, नीला को लाल कर देते हैं। बढ़िया, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 41 क्या, धोबिया सोडा अर्थात धोवन सोडा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं। हाँ जी, धोवन सोडा, धोवन सोडा यानी कपड़ा साफ करने वाले जो सोडा होते हैं। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, आप सभी जानते हैं धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है Na2CO3.10H2, ये आपके धोबिया सोडा होते हैं। Na2CO3.10H2, अच्छा खाने वाला सोडा, ये आपका खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ जी क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है उसी का नाम है। ये आपके खाने वाला सोडा है, और ये क्या हो गया आपके धोने वाला सोडा हो गया, धोने वाला, ठीक ना, धोने कपड़ा धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। ठीक है जी, बहुत अच्छे।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, आ जाए। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? आप सभी जानते हैं फास्फोरस क्या है, तो अधातु है। और फास्फोरस एक ऐसी आपकी अधातु है जिसे हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। क्या करता है? तो आग पकड़ लेता है, ठीक ना। और यह एकमात्र अधातु है, हम लोग इसे श्वेत फास्फोरस के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। और श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं, वरना ये हवा के संपर्क में आते ही क्या कर लेता है, तो आग पकड़ लेता है। बढ़िया है। चलिए हाँ जी, अच्छा इसका अणुसूत्र की यदि हम लोग बात करें तो अणुसूत्र इसका होता है P4 होता है। क्या होता है? तो P4 इसके अणुसूत्र होते हैं। अच्छा सल्फर के अणुसूत्र क्या होते हैं? तो सल्फर के अणुसूत्र S8 होते हैं। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 43, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते हैं कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होते हैं। ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए और ये इसकी परमाणु संख्या। अच्छा संकेत क्या होता है? तो Ca इसकी संकेत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, आ जाइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी? आप सभी जानते हैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल कितने वर्ग थे? तो 8 वर्ग थे। और आवर्त कितने? ये आपके वर्ग हो गए। और यदि आवर्तों की बात करें तो ये आपके 7 आवर्त थे। हाँ जी, आवर्त कितने थे? तो 7 थे। और वर्ग कितने थे? तो 8 थे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या? सभी लोग जानते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम यहाँ है जी, CaSO4.2H2O। यही आपके क्या होते हैं? जिप्सम के रासायनिक सूत्र होते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट के भी नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के भी नाम से जानते हैं। बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो हम लोग यदि बोरोन का परमाणु भार, बोरोन का परमाणु भार कितना होता है? यदि हम लोग बोरोन के परमाणु भार की बात करें तो ये 11 होता है। कैसे होता है? तो इसकी परमाणु संख्या 5 होती है। विषम संख्या रहती है तो उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ते हैं और सम में क्या करते हैं? सिर्फ 2 से गुना कर देंगे। बातें समझिएगा। परमाणु भार निकालने का यदि विषम रहेगा संख्या तो विषम में क्या कीजिएगा? यहाँ पे उसका जो होगा परमाणु संख्या बैठा दीजिएगा, परमाणु संख्या और गुना कितना कर दीजिएगा? तो परमाणु संख्या और गुने में 2 कीजिएगा और प्लस में 1 कीजिएगा। यदि सम रहेगा तो सम में क्या कीजिएगा? परमाणु संख्या और गुना सिर्फ क्या कीजिएगा? 2 कीजिएगा, ठीक है। कुछ अपवादी केस होते हैं वो आपको फाउंडेशन में जब हम लोग सीखते हैं तो वहां पे बताया गया आप सभी को। तो ये विषम है, ध्यान दीजिएगा। बोरोन क्या होता है? इसका परमाणु संख्या 5 होता है। तो परमाणु संख्या विषम 5 होता है। तो 5 गुने 2 और प्लस कितना? 1। तो 5 गुना 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो बोरोन का परमाणु भार क्या हो जाएगा? तो ये आपके 11 हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है कैलामाइन निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? आप सभी जानते हैं कैलामाइन जो होता है वो जेडन का होता है, जस्ता का होता है। हाँ जी, जस्ता का होता है कैलामाइन। जस्ता बोलिए या आप इसको जिंक भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी परमाणु संख्या, तो इसकी परमाणु संख्या 30 होती है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। हाँ जी, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? अमोनिया, देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसमें नाइट्रोजन 1 हो गए और अनुपात हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? 1:3 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये अमोनिया का सूत्र था NH3। तो इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितने? 3 है। तो 1:3 देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन के बगल में कुछ नहीं तो 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो 1:3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अच्छा, पहले नाइट्रोजन पूछा गया फिर हाइड्रोजन, ठीक है। पहले नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन, पहले नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाया जाता है? तो परागकोश में आपके परागकण पाए जाते हैं। हाँ जी, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। सभी जानते हैं परागकोश में क्या होता है? पुष्प जो होते हैं उसके परागकोश में परागकण होते हैं ना। चलिए, और परागकण के द्वारा क्या होते हैं? तो परागन की क्रिया होती है, स्वपरागन और परपरागन। अच्छे तरीके से आपको बताएं, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इनमें से कौन नहीं है, हमें ये ढूंढनी है। तो पादप हार्मोन जो नहीं है वो ऑक्सीटोसिन नहीं है। देखिए ऑक्सिन पादप हार्मोन है, एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये आपके पत्तियों के विलगित करने वाला हार्मोन, ये सभी आपके पादप हार्मोन। परंतु ऑक्सीटोसिन ये है जो मनुष्य में होने वाला हार्मोन है। ये पादप हार्मोन जीव जंतुओं वाला ये हार्मोन है, ठीक है। ये पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 का प्रश्न संख्या बोल रहा है
लैंगिक जनन विधि है, तो लैंगिक जनन बीजाणु जनन है, अलैंगिक, सॉरी हम भी सोच रहे हैं बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन आपके किसमें होते हैं? तो अलैंगिक जनन का अर्थ होता है अकेले संतान की उत्पत्ति करना। तो ये आपका बीजाणु जनन भी होता है। फिर आपके मुकुलन है, ये भी होता है, विखंडन है, ये भी होता है। तो अर्थात इनमें सभी, हाँ जी, इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? इनमें से अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मनुष्यों में होता है, जीव जंतुओं में होता है, जो संतानों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और कहा गया अलैंगिक जनन ये भी संतान की उत्पत्ति, परंतु ये अकेले संतान की उत्पत्ति, और लैंगिक जनन नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? आप सभी जानते हैं वो मटर के पौधे का चयन किया। अच्छा, मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया? उस समय मटर की सबसे अधिक प्रजातियां थी, उस समय लगभग मटर की 7 प्रजातियां थी, और इसीलिए मेंडल ने अपने बाग में मटर के पौधे का चयन किया। कई तरीके के मटर होते थे, ठीक है, झुर्रीदार वाला, रोआ वाला, बिना रोआ वाला, प्लेन वाला, कई प्रकार के मटर होते थे। इसीलिए ना ये मेंडल जो थे मटर पे ही अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न आपका, निम्नलिखित में किन को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके अरस्तु होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं? तो अरस्तु होते हैं, और इन्हीं को जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। हाँ जी, जीव विज्ञान क्या माना जाता है? पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप सभी जानते हैं लिंग गुणसूत्र जो होते हैं मानव में, लिंग गुणसूत्र यानी संतान को निर्धारित करने वाला, लड़का या लड़की निर्धारित करने वाला जो होता है, वो आपकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। संख्या पूछा गया, संख्या 2 होती है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। यदि जोड़ी पूछा जाए तो जोड़ी 1, जोड़ी में कितनी? तो जोड़ी में आपके 1 होती है, ठीक है ना, और संख्या में आपकी 2 होती है, और यही आपका एक्स और वाई होता है, जो लिंग गुणसूत्र है, जो संतान का निर्धारण करता है, लड़का होगा या लड़की, अर्थात नर, और ये नर और मादा का निर्धारण करता है, ये लिंग गुणसूत्र है। अगले प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है, सभी लोग जानते हैं जी। कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट में ही आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282। चलिए बहुत चीजें आपको बता दी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी आपका है गुर्दे। गुर्दे का अर्थ है किडनी। गुर्दे का अर्थ क्या होता है? किडनी बोलिए या वृक्क बोलिए, ठीक है। किडनी बोलिए या वृक्क बोलिए। गुर्दे का अर्थ होता है किडनी बोलिए या वृक्क बोलिए, ठीक है। कहा गया गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो अस्थायी रूप से संग्रहित जो होता है ये आपके मूत्राशय में होते हैं। हाँ जी, कहाँ होते हैं? तो गुर्दे किडनी से जो होता है पास होता है मूत्र, उसके बाद वो कहाँ जाता है? तो वो मूत्राशय में जमा रहता है, ठीक है। वहीं पे वो आपके स्टॉक रहते हैं। कहाँ पे? तो मूत्राशय में। किडनी के बाद मूत्राशय में जाके वहां पे जमा रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 के कितने संरचना समावयवी होंगे? आइए तो पेंटेन के हम लोग बना ले। संरचना का अर्थ होता है उसके अणुसूत्र जो होते हैं वो समान होने चाहिए, बस उसकी संरचना अलग अलग, यानी उसमें कार्बन 5 ही होने चाहिए और हाइड्रोजन 12 ही होनी चाहिए। बस आप क्या कीजिए उसको अलग अलग तरीके से बनाइए। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से ये 1 बना दिए, ये आपका 2 हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका 3 हो गया। सभी में हाइड्रोजन गिन लीजिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सभी के पास 4 पूरा ही है। इसके पास 1 है, सभी के पास 1 है, ये बीच वाले के पास 4 पूरा हुआ है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कार्बन 5 इसमें है, हाइड्रोजन 12, 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी, यानी सभी में कार्बन 5 गो है और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। सभी में कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 है, गिन लीजिए। और इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो आप नहीं बना सकते। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, जिसमें कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 हो, आप नहीं बना सकते, ठीक है।
अच्छा कहिएगा कि ये जो है इस पे दिए, आप इस पे हम दे देंगे, ये वाला कार्बन इस पे देंगे, दोनों सेम ही है, इस पे दीजिए या इस पे दीजिए, दूसरा कार्बन पे ही दूसरा कार्बन आ रहा है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन जो आवर्त सारणी होते हैं वो आपके वर्ग 14 में आते हैं। हाँ जी, कहाँ आते हैं? वर्ग 14 में। काशी गए संत प्रभु, ये आपके वर्ग 14 होते हैं और इसी में कार्बन होते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। आपके अगले प्रश्न देखिए, घेंघा रोग पनपता, तो घेंघा रोग आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग कैसे होता है? तो आयोडीन की कमी होगी तो घेंघा या गलगंड नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना, ग्वाइटर भी कहते हैं हम लोग इसको। चलिए अगला प्रश्न, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आप सभी जानते हैं रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों, मुख्यतः मतलब रहते तो सभी जगह पे है, परंतु मुख्यतः ज्यादा, सबसे ज्यादा कहाँ? देखिए जड़ पे भी रंध्र होता है, तना में भी होता तो सब जगह, परंतु मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों पर, सबसे अत्यधिक मात्रा में पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। बढ़िया। चलिए प्रश्न संख्या 61 की ओर, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये आपके स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये आपका होता है 120/80 mm Hg, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर ना 120/80 mm Hg, और इसे मापते हैं हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, परागकोश में क्या पाया जाता है? आप सभी जानते हैं परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। सभी जानते हैं प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला चिपचिपा द्रव होता है ना, ब्लड में रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में कौन आते हैं आपके? कागज, भाई डीडीटी। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में कौन होते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में कौन आते हैं? तो ये आपके डीडीटी आते हैं। और कोई देख लें, कागज आपका जी नहीं होगा, और आपका वाहित मल नहीं, लकड़ी नहीं, ये सभी निम्नीकरणीय है। ये अनिम्नीकरणीय में डीडीटी आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वो सभी निम्नीकरणीय है। अगले प्रश्न, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो आप सभी जानते हैं वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल नहीं, विद्युत वाहक बल तो लिखा ही है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी भी सेल, सेल का अर्थ होता है बैटरी, समझिए सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पे किया गया कार्य हम लोग का क्या कहलाता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल, उसकी क्षमता कहलाती है, ठीक ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है ना, एक तरफ से वो चलते जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 67, आवेश का एसआई मात्रक क्या? तो आप सभी जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका कूलाम, और कुछ दिया हुआ नहीं जी। तो आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है, ठीक है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष की बात है ना, देखिए दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तुओं को, हम आपको कई बार बताएं कि जो दृष्टि दोष होता है वही वस्तु दिखाई देती है। जैसे दूरदृष्टि दोष कहाँ वाला वस्तु दिखेगी? दूर वाले। निकट दृष्टि दोष कहाँ वाला दिखेगी? निकट वाली। दूर दृष्टि दोष कहाँ वाला नहीं दिखेगी? निकट वाली नहीं दिखेगी। निकट दृष्टि दोष में आपके दूर वाले नहीं दिखेंगे। उल्टा, जो दृष्टि दोष हुआ है वही वस्तु दिखेगा, और जो नहीं हुआ है नहीं दिखेगा। बातें समझिएगा। जैसे दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर का वस्तु दिख रहा है उसको, ठीक ना, निकट वाला नहीं दिखेगा। अब मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हुआ तो निकटे वाला दिखेगा और दूर वाला नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, उल्टा दोनों होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 देखिएगा, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं, ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि परिवर्तित हम लोग नहीं करते उसको, ठीक है, परिवर्तित नहीं है ऊर्जा का रूप। पवन ऊर्जा जी, पवन ऊर्जा तो हम लोग बदल सकते हैं, जैव मात्रा बदल सकते हैं, भूताप नाभिकीय को नहीं बदल सकते, ये यूरेनियम से मिलता है। और इसे ये क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। सौर ऊर्जा मतलब, सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न का अर्थ समझिए, ये सूरज से प्राप्त वाली ऊर्जा नहीं है। ये किस प्रकार की? तो ये नाभिकीय जो ऊर्जा होती है ना, ये खुद यूरेनियम से जनरेट होकर ऊर्जा बनती है। आपको पूछा गया सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न,
तो सौर ऊर्जा का भी उत्पन्न पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा में सम्मिलित होती है, जय मात्रा भूताप, परंतु ये नाभिकीय जो होती है ये सूर्य से संबंधित नहीं है, ये अलग परमाणुओं से उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 70 देखिएगा ध्यान से। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज सभी लोग जानते हैं, ऑस्टेड ने किया। किसने किया? तो ऑस्टेड ने किया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी, धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो आप सभी जानते हैं धनात्मक जो होता है वो किसका होता है? उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। उत्तल में जो भी हो लेंस या दर्पण सभी धनात्मक होंगे। और देख लें कहीं कुछ, चलिए ऐसे तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है, ये दोनों हो जाएंगे, और कुछ अवतल नहीं, अवतल का ऋणात्मक। देखिए लेंस हो या दर्पण हो, उत्तल है तो धनात्मक और अवतल है तो ऋणात्मक, बस इतना समझिए। तो हमें दो जगह दिया गया, तो ए और बी दोनों इसके सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। उत्तल लेंस भी दिया है और उत्तल दर्पण भी, और उत्तल दर्पण भी है, तो दोनों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। सभी चिन्ह निर्देशांक परिपाटी में सभी चीजें, या तो सिर्फ फोकस दूरी ने दिया, हर एक चीज, सब चीज क्या होती है? धनात्मक होती है। फोकस, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, सब भी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके है प्रश्न संख्या 72 देखिएगा। प्रश्न संख्या 72 में कहा गया है, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक करता है? केवल ऋण आवेश की गति कारण नहीं, ऐसे थोड़ा होगा। अच्छा ऑप्शन भी कट गए, फिर भी देखते हैं। धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, ये आपका सही जवाब, हमें ऑप्शन सी और डी देखने का जरूरत भी नहीं है। इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 72 का जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण क्या होते हैं? तो नमक का जो जलीय घोल होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी करंट उससे पास हो जाते हैं। काहे कि ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरा के विपरीत चलते हैं, और आप जानते हैं विद्युत धारा में करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरा के विपरीत चलते हैं, और यहाँ भी ऋण आवेश और धन आवेश दोनों एक दूसरा के विपरीत चल रहे हैं, तो विद्युत धारा चलेगा उससे ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20, प्लस में 20 है तो आप समझ आइए ये उत्तल है। प्लस में हो गया तो उत्तल, चाहे वो लेंस रहे चाहे दर्पण, परंतु यहाँ लिख दिया गया दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण है, बस इतना समझ आइए। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो आप सभी जानते हैं उत्तल हो जाएगा। प्लस में है तो ये उत्तल होगा, इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे आपके? उत्तल, चाहे लेंस रहे चाहे दर्पण, हमें मतलब नहीं, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आप सभी जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, आवर्धित रूप से उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु जितना दूर पे आप खड़ा रहिएगा दर्पण से, उतना ही अंदर दर्पण में ही बनेगा। जैसे हम यहाँ पे जितना खड़ा है, मेरे दर्पण पीछे उतना ही पीछे क्या होगा? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये समतल दर्पण की विशेषता, आवर्धित रूप से उल्टा। ये वाला हाथ उठाइएगा तो उसमें ये वाला दिखेगा, और ये वाला उठाइएगा तो ये वाला दिखेगा ना। आवर्धित रूप से इसे उल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? सभी जानते हैं दर्पण सूत्र कौन होता है? तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपके हो गए दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, उल्टा पुल्टा बराबर कहीं भी दीजिए, बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर इधर दे दिए 1/f तो भी ठीक है, इधर दे दे तो भी ठीक है, ठीक है ना। चलिए, किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो सभी लोग जानते हैं समतल दर्पण का आवर्धन जो हम लोग जानते हैं वो आपका प्लस में 1 होता है। अच्छा, आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन की कोई मात्रक नहीं है, मात्रक विहीन होते हैं, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 77, आपका प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, आभासी का अर्थ होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनते हैं। देख लें आपका उत्तल दर्पण है या नहीं, या और भी ज्यादा है। तो समतल दर्पण से काल्पनिक बनता है, ये भी सही है। समतल से भी काल्पनिक बनता है, उत्तल से भी काल्पनिक बनता है, अवतल से मात्र एक बार काल्पनिक बनता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है। इनमें सभी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इसके सभी जवाब क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, ठीक है ना। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है? तो आप सभी जानते हैं आकाश का जो नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पे आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होने वाली प्रकाश नीली प्रकाश है, तो जिस कारण से आकाश से सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होके हम लोग के आंखों तक नीला वाला पहुंचता है, और जिस कारण क्या होता है धूल कण से ना प्रकाश जो होती है प्रकीर्णित होती है, तो वो नीला वाली हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस कारण से आकाश में कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, देखिए विरल से सघन जा रही है, व से 100 है, यानी विरल से सघन में जब भी जाएगी प्रकाश की किरण, तो ये क्या होती है आपकी? तो ये अभिलंब की ओर आती है, ठीक है ना। इसको जाना चाहिए ऐसे, परंतु ये आ जाएगी इधर, यानी अभिलंब की ओर।
इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, अभिलंब की ओर। यही उल्टा दीजिए तो अभिलंब से दूर। सघन से विरल, यदि सघन कर देंगे ऊपर, सघन से विरल, अभिलंब से दूर, विरल से सघन, अभिलंब की ओर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी कोई भी हो, लेंस रहे या दर्पण, धनात्मक उत्तल, धनात्मक में क्या होता है तो उत्तल होता है, धनात्मक में क्या आपका होता है उत्तल होता है। लेंस हो चाहे दर्पण, लेंस हो या दर्पण, धनात्मक बोला तो वो उत्तल होगा, चाहे लेंस चाहे दर्पण। चलिए, तो आज की हम लोगों की क्लास समाप्त हुई। सभी को धन्यवाद। और यदि क्लास समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये पढ़ के। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।